स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम क्या जानेंगे, प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, न्यू सिलेबस के बारे में 2023 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आप बता दीजिए आगे के सिलेबस में भी यही रहेगा, लेकिन अब क्या होगा कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, तो अब थर्ड ईयर केवल आपको ही पढ़ना है। बाकी जो आपके वो आएंगे यानी कि जो जूनियर्स आएंगे उनको सेमेस्टर वाइज पढ़ना है। तो अब आपको बस लास्ट ही आप लोग हो जिसके बारे में हमको ईयरली के तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है, बाकी अब सेमेस्टर तरीके से हो गया है। तो बस आप लोगों के लिए ही यह वीडियो है, खास करके 2023 के छात्र छात्राओं के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, प्राचीन इतिहास यानी कि एंसेंट हिस्ट्री के बारे में हमको जानना है। पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में जाना और इसमें बताया कि आखिरकार आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। जल्द ही इस पर वीडियोस भी आपके समक्ष आएगी, आप लोग देखिएगा। ओके, तो आइए जानते हैं कि अगर प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के सिलेबस के अंतर्गत यानी एंसेंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हमको क्या पढ़ना है, यानी कि प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला, ये आपके पेपर का नाम है हिंदी में। और जो थर्ड पेपर होगा, कल वीडियो आएगी, वो एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि प्राचीन विश्व की सभ्यताएं या विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, आप ये नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं पेपर 1 का सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पेपर 2 के सिलेबस के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार पेपर 2 में हमको पढ़ना क्या क्या है। ओके, चलिए फिर डिस्कस किया जाए। चलिए, तो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो एंसेंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला, ठीक है। ये आपके पेपर 2 यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है, प्राचीन इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र, बीए तृतीय वर्ष 2023 की परीक्षाओं के लिए इन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से हमको यहाँ पर जानना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, पहला पॉइंट आपका यानी पहला चैप्टर क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि हमको प्राचीन इंडियन आर्ट पढ़ना है, और प्राचीन इंडियन आर्ट जब हम भी पढ़ रहे होंगे, कभी भी पढ़ेंगे, चाहे आने वाले 50 वर्षों के बाद या 100 वर्षों के बाद हमको पढ़ना पड़ेगा, या फिर हमको 500 वर्षों बाद पढ़ना पड़ेगा, तो भी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहला जो उदय आप देखते हैं, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वास्तुकला का हो, यानी आर्ट का हो चाहे आर्किटेक्चर का हो, शुरुआती दौर में तो हमको सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया, इन्हीं सबसे बेबीलोनिया, सिजेरिया, इन्हीं सभी सभ्यताओं से तो मिला। तो कहीं ना कहीं पे इजियन सभ्यता, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हमको पढ़ना सबसे पहले कला, किसके, हड़प्पा सभ्यता की जो कला थी उसके बारे में, और उसकी वास्तुकला के बारे में। ठीक, तो दोनों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक, किस प्रकार से हड़प्पा काल के लोग किस प्रकार से चीज़ें किया करते थे, किस प्रकार से सारी चीज़ें क्या थी, मैं पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा आपको, तो परेशान नहीं होना आप सभी लोगों को, बस धैर्य धारण करना है। बस आप लोगों की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, यानी तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर क्या है, जो है कला एवं वास्तुकला, यानी कि आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की कला एवं वास्तुकला। ठीक, ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 में हमको क्या पढ़ना है, मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट मतलब क्या होता है कि जो मौर्य कला है, मौर्य कला खास करके बात की मौर्य कला पर, तो मौर्य कला मतलब कि आप देखिएगा जो है खास करके मूर्ति के मतलब मौर्य कला पर आप देखिएगा तो विदेशी प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। मूर्ति कला के साक्ष्य सैंधव सभ्यता से ही प्राप्त हो जाते हैं, और उसके बाद में अशोक के काल में मूर्ति कला दिखाई पड़ती है, और वह भी बहुत ही अच्छी तरीके से मूर्ति कला अशोक के शासनकाल में हमको मिली। विद्वानों ने इसे परिवर्तन एवं मौर्यकालीन जो है विशेषताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो मौर्य कला है उस पर विदेशी प्रभाव था, परंतु यह समस्त तथ्य एक प्रकार से निराधार है, तर्कहीन है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है मूर्तियां भारत में नहीं बनाई गई। तो सैंधव सभ्यता और मौर्य काल के बीच की देखिएगा तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि इन दोनों का मिक्स एक प्रकार से मिसलेनियस टाइप का मूर्ति मिलती है हमको, इस कला मिलती है। तो मौर्य कला के बारे में हमको जानना विस्तार से, हम जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से हम मौर्यकालीन कला के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, किस प्रकार से वहाँ की मूर्तियाँ बनती थीं और स्मारकों का निर्माण कैसे किया जाता था। तो कला और वास्तुकला दोनों पर चर्चा होगी। इसके अलावा तीसरा चैप्टर है आपका आर्ट ऑफ भरहुत। भरहुत का स्तूप आप जानते हैं, सांची और अमरावती।
आर्ट ऑफ, यानी कि जो भरहुत का स्तूप है इसकी कला, भरहुत की कला, सांची की कला और अमरावती की कला। ठीक, तो अमरावती के जो स्तूप है, सांची का स्तूप है और भरहुत का स्तूप है, इन सभी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको पढ़ना, तो यानी इन सभी के बारे में हमको विस्तार से जानना है। ठीक है, स्तूप वास्तु जो होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ख़ास करके बात की जाए जैसे कि जो है तमाम प्रकार की चीज़ें हैं इन स्तूपों के माध्यम से, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसमें अगला जो पॉइंट आपका यूनिट 2 आएगा। यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, यानी कि जो मथुरा की जो कला है, मथुरा कला आप सभी लोग जानते होंगे। मथुरा और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये दोनों बड़े ही फेमस हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके जो है मथुरा कला की अगर बात की है तो मथुरा कला में आप सभी को पता ही होगा, मथुरा कला में भी और गांधार कला में भी, इन दोनों में आप देखिएगा बहुत ही मात्रा में प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। दोनों कला में कुछ अंतर मिलता है, जैसे कि जो गांधार मूर्तियां होती थीं वो सिलेटी पत्थर की बनाई जाती थी, जो मथुरा कला की मूर्तियां होती थीं वो बलुई पत्थर की बनाई जाती थी। ठीक है, इसके अलावा अलंकृत जो है प्रभामंडल गांधार कला की ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती थी, जबकि मथुरा में प्रभामंडल का एक प्रकार सादा अर्धवृत्ताकार और अलंकृत नहीं, यानी सजावटी नहीं होता था मथुरा में, जबकि गांधार में ऐसा था। गांधार शैली जो होती थी उसकी मूर्तियां बुद्ध को यथार्थ मानव का रूप दिया करती थीं। बुद्ध प्रतिमा स्थानक और आसन दोनों मुद्राओं में बनाई गई थी, जबकि मथुरा में आप देखिएगा तो मथुरा कला में दाहिना हाथ अभय मुद्रा में दिखाया गया है, बाएं हाथ की जो मुट्ठी है उसको बंधी रखी गई है। खड़ी हुई जो मूर्तियां हैं उसमें बायां हाथ से आप देखिएगा तो वस्त्रों को संभाले हुए बुद्ध प्रतीत होंगे, तो इस प्रकार से बनाया गया है। और इसके अलावा बुद्ध को अभी तक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, लेकिन गांधार शैली के बुद्ध जो है वो अपोलो जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो इस प्रकार से मथुरा और गांधार शैली में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। गांधार कला की बात की जाए तो गांधार कला खास करके भारत का पहला केंद्र है जहां बौद्ध धर्म संबंधी कला में बुद्ध मूर्ति के साथ साथ एक नवीन बौद्ध देवता को स्थान भी दिया गया जो बोधिसत्व कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें आती गई, हम इस पर चर्चा करेंगे। जब पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से हम एकदम से आपको अच्छे तरीके से चित्र भी दिखा देंगे किस तरीके से। ठीक है, तो परेशानी तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी मथुरा कला और गांधार कला। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमको चर्चा करनी है। इसके अलावा गुप्ता जो है गुप्ता मतलब कि स्कल्पचरल आर्ट, यानी कि एक प्रकार से जो गुप्तों की एक प्रकार से कला रही है, जो है कला और वास्तुकला, सांस्कृतिक कला, इन सभी के बारे में हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना, अजंता पेंटिंग्स, जो अजंता की पेंटिंग जो एक प्रकार से क्या है, जो पेंटिंग हुई है उस पेंटिंग के बारे में हमको जानना है। कहाँ की भाई, अजंता की। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है और जानना है। ओके, क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। तो इकाई 3 में हमको क्या जानना है भाई, इकाई 3 में हमको देखेंगे यहाँ पर स्तूपा मतलब कि आर्किटेक्चर, स्तूप आर्किटेक्चर विथ रिफरेंस टू, यानी कि स्पेशल रिफरेंस टू, विथ स्पेशल रिफरेंस टू, यानी कि स्तूप आर्किटेक्चर यानी कि स्तूप वास्तुकला के बारे में हमको जानना है। विथ यानी विथ माने साथ होता है, किसके साथ, स्पेशल रेफरेंस के साथ, यानी एक प्रकार से स्पेशल रेफरेंस के साथ, विशेष संदर्भ में। ठीक है, विशेष संदर्भ में किसके, इसके सांची के जो है महास्तूप, जो सांची का महास्तूप है उसको पढ़ने के बाद में, ठीक है, और अमरावती का जो स्तूप है उसको पढ़ने के बाद में सांची के स्तूप की बात की जाए तो ये भारतीय वास्तुकला के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। और सांची का स्तूप बात की तो प्रकृति और मानव जीवन का एक प्रकार से ऐसा लगता है कि मिला जुला सा रूप प्रतीत होता है। और सांची के स्तूप के चारों ओर आप देखिएगा तो एक जो है वेदिका बनी है और तोरणों से एक प्रकार से अनेक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। शिलापट्टों पर बुद्ध के प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक उत्सव, सामूहिक यात्रा, आमोद प्रमोद के अवसरों का सांची की कला में आप देखिएगा दिखाई पड़ता है। और आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व के भारतीय लोक जीवन, वस्त्र भरण, कोष विन्यास, अलंकरण का परिचय आप देखेंगे तो सांची के हमको इन कला अवशेषों से प्राप्त होता है, जो कि सांची के स्तूप में उसमें दिया गया है। ठीक, सांची का स्तूप कहाँ पर है भाई, तो मध्य प्रदेश की विदिशा से 5 मील दूरी पर आप जब जाएंगे तो एक रायसेन जिला पड़ेगा, उसी रायसेन जिले में सांची स्थित है। और वहीं पर आप देखिएगा अशोक के पूर्व सांची का इतिहास जो है ये माना जाता है कि अज्ञात है, नहीं पता चलता है। तो इस प्रकार से
जब अशोक उज्जैनी का प्रशासक हुआ करता था तो मालवा की राजधानी विदिशा में कुछ समय के लिए रुका था। और कहा जाता है कि विदिशा में अशोक ने एक श्रेष्ठ एक सृष्टि की कन्या जो थी उससे विवाह किया था, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। आपको पता होगा, एक मूवी देखिएगा अशोका मूवी, उस मूवी में इस बात का जिक्र है, कन्या से विवाह करता सृष्टि की तो उनसे महेंद्र और संघमित्रा जिनके पुत्र हैं अशोक के, उनका जन्म हुआ। महेंद्र और संघमित्रा धर्म प्रचार के लिए लंका जाने लगे तो उन्होंने महाचैत्यगिरी यानी सांची में अपनी माता देवी से भेंट की थी और ऐसा लगता है कि वहीं पर इस प्रकार से स्तूपों का निर्माण। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे इसके बारे में हमको समझना, सांची के महास्तूप के बारे में। अमरावती स्तूप आप सभी को पता ही होगा, 1997 ईस्वी में मैकेंजी ने इस स्तूप की खोज करी थी और इस खोज के पूर्व स्थानीय शासन के स्तूप के अनेक शिलापट्टों का उपयोग अपने महत्व के निर्माण में कर डाला था, जिसके कारण अनेक मूर्तियां भी नष्ट हो गई अमरावती स्तूप की। कर्नल मैकेंजी जब बाद में गए 1816 ईस्वी की बात है, वहां पर पहुंचे तो उन्होंने स्तूप के बचे हुए अवशेषों में मूर्तियों के आधार पर महास्तूप का रेखाचित्र तैयार किया और इसके पश्चात कई विद्वानों ने अमरावती के जो शिल्पगत सौंदर्य है उसका विस्तृत वर्णन किया। तो इस प्रकार से अमरावती का ये स्तूप है। तो अमरावती के स्तूप की बात की जाए तो ये लगभग आप देखिएगा अमरावती का स्तूप जो है आरंभ 200 ईसा पूर्व वर्ष ही माना था कि शुरुआत हो चुकी थी इसके बनने की। 2 अभिलेख मौर्य शुंग कालीन इसमें दिखाई पड़ते हैं। सातवाहन इक्ष्वाकु वंशी और माकाटक वंशी लेखों से ज्ञात होता है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इस स्तूप का विकास हो चुका था। स्तूप पर अंतिम अभिलेख जो है वो 1234 ईस्वी का दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि 13वीं शताब्दी तक यह स्तूप सुरक्षित बिल्कुल मिलता है हमको। ठीक, उसके बाद में इससे छेड़छाड़ हो सकता है हुई हो। तो इस प्रकार से आपको ये पता है, तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके यानी स्तूप के आर्किटेक्चर के बारे में हमको 2 स्तूपों के बारे में विशेष संदर्भ में समझना है, एक सांची का महास्तूप और एक अमरावती का स्तूप। ओके, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो आपका पॉइंट आएगा इसमें, उसमें हमको रॉक कट आर्किटेक्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू। रॉक कट माने एक प्रकार से होता है जो चैत्य होते हैं या बिहार होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो चैत्य एवं बिहार का जो आर्किटेक्चर है, मतलब बिहार एक प्रकार से एक जगह होती है, घूमने के स्थान होता है एक, ठीक है, बौद्ध बिहार होते हैं, तो उनके बारे में यानी कि चैत्य और बिहार के विशेष संदर्भ में, जैसे कि भाजा का और इसके अलावा कार्ले, भाजा और कार्ले का जो चैत्य गृह है इसके बारे में हमको जानना है इसके विशेष संदर्भ में। इसके अलावा अगली जो इकाई आपकी आती है, चौथी इकाई, इसमें देखिएगा हमको क्या पढ़ना है, आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसके आर्किटेक्चर्स की जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बारे में हमको जानना है। कौन कौन से फीचर्स भाई आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि गुप्ता टेम्पल हो गई। गुप्ता टेम्पल आप सभी को पता होगा, गुप्त काल में जो टेम्पल यानी जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों के बारे में हमको समझना है। तो गुप्त टेम्पल के बारे में हमको समझना है। गुप्ता पीरियड में यानी गुप्त काल में आप देखिएगा, गुप्त काल चूंकि इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इस समय चाहे वास्तुकला की विकास की बात की जाए, चाहे कला की विकास की जाए, चाहे मूर्ति कला की विकास की जाए, हर कला में आप देखिएगा गुप्ता पीरियड नंबर 1 रहता। तो इसके बारे में हमको विशेष संदर्भ में चर्चा करनी है। इसके अलावा आप देखिएगा खजुराहो टेम्पल्स के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना भाई, खजुराहो के जो मंदिर है, खजुराहो का मंदिर जानते हैं, खजुराहो का पार्श्वनाथ का मंदिर है, उसके बारे में जानना है। इसके अलावा कनरिया महादेव का मंदिर, उसके बारे में जानना है। तो आप देखिए खजुराहो का जो मंदिर है पार्श्वनाथ का, इसका आप देखिएगा खास करके जो कन्हैया महादेव का, उसमें आप देखिएगा कि जो है पार्श्वनाथ मंदिर की खास करके मैं बात करूं खजुराहो के, तो इसका आकार और प्रकार की बात की जाए, निर्माण की बात की जाए, तो इन सभी दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये खास करके एक जैन मंदिर के रूप में जाना था। ये जैन मंदिर है, 18 मीटर यानी कि लगभग 60 फुट लंबा है, 9 मीटर यानी कि लगभग 30 फुट चौड़ा है। और ये तीर्थंकर आदिनाथ जो थे उनके जैन मुनियों के, मतलब कि आदिनाथ जो जैन मुनि थे उनका ये मंदिर है। गर्भगृह के अंदर 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति 1860 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो ये खजुराहो के एक प्रकार से जो जैन मंदिर है उसके बारे में जानकारी, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा खजुराहो मुख्य रूप से खास करके 6 जैन मंदिरों का जो है दक्षिण का समूह मिलता है। पार्श्वनाथ का मंदिर और मंदिर आप देखते हैं, इसी में आप देखेंगे तो कई सारे मंदिर और आपको मिलेंगे, जैसे वैष्णव मंदिरों में चतुर्भुज यानी लक्ष्मण जी का मंदिर है, शैव मंदिर है कंदरिया, मतलब कंदरिया का मलदेव मंदिर, तो ये सब आपको मिलेंगे। ये सब हिंदू धर्म से संबंधित हैं यानी कि सनातन धर्म से, और जैन धर्म से भी जो है कुछ मंदिर आपको मिलेंगे, 6 जैन मंदिर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि
कुल मिलाकर के यहाँ पर भी जो है मंदिरों के बारे में जानकारी आपको ग्रहण करनी होगी। तो यहाँ पर हम खजुराहो में जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। इसके अलावा कंदरिया महादेव मंदिर की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो आप देखिएगा खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर अगर माना जाए तो वर्तमान में सबसे विशाल और सर्वोत्तम मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। यह मंदिर लगभग 3.9 मीटर जो है ऊंचे एक अधिष्ठान यानी चबूतरे पर बना हुआ है, और जिस पर आप देखिएगा सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। मंदिर वास्तु का विन्यास जो है वो बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है, विलक्षण है। और खास करके इस मंदिर के 36 तल में आप देखेंगे तो 6 प्रमुख अंग हैं। एक तो अर्धमंडप बना है इस मंदिर में, एक मंडप है, महामंडप भी है, अंतराल है, गर्भगृह है और प्रदक्षिणा पथ यानी कि घूमने फिरने का जो रास्ता होता है। गर्भगृह यहाँ पर जो अंदर जगह होती है, अर्ध जो मंडप होता है उसका, एक अर्धमंडप, एक मंडप और एक महामंडप, 3 मंडप हैं, अंतराल है उसका। तो कुल मिलाकर के ये मंदिर हैं कहाँ के भाई, ये मंदिर हैं कंदरिया महादेव का मंदिर। ओके, इसके बारे में हमको विशेष पढ़ना है। इसके अलावा आपका ओडिशा टेम्पल में लिंगराज टेम्पल और कोणार्क का सन टेम्पल। ठीक है, लिंगराज टेम्पल और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में हमको जानना है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आप देखते होंगे उड़ीसा शैली के तृतीय समूह के मंदिरों में विश्वविख्यात है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और अपनी ये मतलब कि एक बहुत बड़ा मंदिर है और इसकी विशेषता भी है, भव्य दिखाई पड़ता देखने में। तो वर्तमान में उड़ीसा राज्य के एक पुरी नामक स्थान है, उसी पुरी स्थान पर आप देखिएगा तो विश्वविख्यात धार्मिक स्थान में से एक माना जाता है। 21 मील उत्तर पूर्व की ओर समुद्र तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर खास करके ये माना जाता है। और ये कोणार्क के सूर्य मंदिर की खास करके बात की जाए तो इसका निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था 1238 से 1263 ईस्वी के आसपास। और मंदिर को खास करके देखने से प्रतीत होता है कि मंदिर के पूर्ण होने से पहले ही इसकी नींव ने धंसना शुरू कर दिया था। ऐसा जब आप देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर तो आपको ऐसा लगेगा। तो एक प्रकार से ये भी एक मंदिर है जिसके बारे में हमको जानना है। इसके अलावा आपको और पता होगा और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, लिंगराज टेम्पल के बारे में हमको जानना है, चर्चा करते रहेंगे हम आगे चल करके, समय मिलता रहेगा ओके विस्तार से। तो इन सभी के बारे में आपको जानना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, पल्लव टेम्पल्स। जो पल्लव के जो टेम्पल्स रहे हैं पल्लव वंश में खास करके, उन पल्लव के टेम्पल्स के बारे में हमको जानना है कि पल्लवों के मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में क्या है। उनके जैसे कि राक कट जो है रथ, यानी कि जो पल्लव में खास करके जो रथ बनाए जाते थे, जैसे महाबलीपुरम के रथ जो बने, चाहे मतलब कि वो किसी, तो इस प्रकार से रथ का या चैत्य का, इस प्रकार से उनका चैत्य रथ ये सब कैसे बनाए जाते थे इसके बारे में। ठीक है, इनकी इसकी वास्तुकला के बारे में हमको जानना है। पल्लव मंदिर की बात की जाए स्थापत्य कला की तो द्रविड़ शैली के मंदिर में पल्लव मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली, 3 शैली होती है। नागर माने होता है उत्तर, नागर में आप देखिएगा उत्तर भारत की जो जितने मंदिर आपको बने, जैसे अयोध्या में जो मंदिर बनेगा या फिर इसी प्रकार से पहले के जो मंदिर मान लेते हैं। अब उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं जैसे कि कौन सारे मंदिर, जैसे कि आप देखिएगा काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, इसी प्रकार से और जो मंदिर आपको बने मिलेंगे उत्तर भारत में, खास करके उत्तर भारत के मंदिर आपको नागर शैली में मिलेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे। और जो आपके कुछ ऐसे मंदिर मिले हैं जो कि द्रविड़ और जो है नागर दोनों को मिला करके बने हैं, वो बेसर शैली, बेसर माने होता है मिक्सचर। ठीक है, तो बेसर शैली जैसे कि गधा और घोड़ा 2 प्रजाति आप देखते होंगे। तो गधा और घोड़ा जब आपस में एक प्रकार से क्या करते हैं, शारीरिक क्रिया करते हैं, तो उसके बाद में यानी घोड़ा और गधे से मिलने के बाद में तो एक आपने देखा होगा खच्चर जो चलते हैं, तो खच्चर का निर्माण होता है। अर्थात खच्चर एक प्रकार से घोड़े और गधे की जो है मिक्सचर प्रजाति का नाम होता है। ठीक, तो ये इसी प्रकार से नागर शैली मतलब कि नागर शैली के कुछ अंश और द्रविड़ शैली के कुछ अंश जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, तब एक प्रकार से एक बेसर शैली, एक नवीनतम शैली का निर्माण होता है। मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ ही होती हैं। तो खास करके अगर बात की जाए पल्लव मंदिर की तो ये द्रविड़ शैली की मंदिर है। और आप देखिएगा इसका जो है आरंभ और प्राथमिक उपलब्धि पल्लव राजाओं के समय में आप देखिएगा हो जाती है, लगभग 600 से 900 ईस्वी के मध्य में ही हुई है। कांची इसकी राजधानी कांची रही थी और खास करके इन लोगों की पल्लवों की और बहुसंख्यक कलाकृतियाँ यहाँ से हमको मिलती हैं। समुद्र तट को इन्होंने अमर कृतियों से आकर्षक भी बना दिया था। तो कुल मिलाकर के पल्लव शासकों ने जो है कला परंपराओं को प्रोत्साहन दिया, संरक्षण दिया और बचाए रखा कला को, प्राचीनता को। ओके, इसके अलावा राष्ट्रकूट टेम्पल के बारे में, जैसे कि कैलाश टेम्पल हो गया, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है ये बड़ा फेमस टेम्पल है, इसके बारे में भी आपको जानना है। ठीक है, और इसके अलावा बात की जाए और भी एलोरा के कैलाश मंदिर की अगर बात की जाए
तो राष्ट्रकूट काल में मंदिर का दर्शन आपको मिलता है। और एलोरा में देखने को एक प्रकार से खास करके राष्ट्रकूट का मंदिर ही स्थापत्य कला के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी उत्कृष्ट आभा के लिए जाना जाता है, विश्व में विख्यात है यह मंदिर। इसका निर्माण जो हुआ था वो कृष्ण प्रथम ने अत्यधिक धन व्यय करके करवाया था और संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काट करके बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पत्थर को काट करके बनवाया गया है। और मंदिर का आप देखिएगा तो बहुत लंबा है, एक शिखर इसका बहुत ऊंचा, लगभग 95 फुट ऊंचा शिखर इसका बना हुआ है। और इसकी दीवारों पर तमाम सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं और पत्थर को काट काट करके बनाई गई हैं। और इस प्रकार से एक ही पत्थर को काट करके इस प्रकार की शैली, इस प्रकार के मंदिर का निर्माण करना एक अपने आप में अद्वितीय काम है और एक प्रकार से अतुलनीय, कोई तुलना नहीं इस मंदिर की। इतनी ज़बरदस्त मंदिर आप देखिएगा। किसी दिन हम जब पढ़ाएंगे आपको इस मंदिर, इन सभी मंदिर के बारे में, तो आपको मैं चित्र के रूप में दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो उड़ीसा का लिंगराज टेम्पल था, यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, जो लिंगराज टेम्पल है, ये लिंगराज टेम्पल जो है उड़ीसा शैली के, इसमें सभी जो है अंग विद्यमान है। देउल और या श्री मंदिर, जगमोहन, नट मंदिर, भोग मंदिर, ये चारों भाग समान ऊंचाई पर आपको पूर्व से पश्चिम की ओर एक ही रेखा में स्थित मिलेंगे। लिंगराज का जो उड़ीसा में शैली में मंदिर बना हुआ, उसमें देउल यानी श्री मंदिर, जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंदिर, ये 4 शिखर हैं उसमें आप देखिएगा। ठीक है, एक ही रेखा में स्थित हैं और ये सभी एक ही समान रचनाएं नहीं हैं। नट और भोग मंदिर बाद में जोड़े गए हैं। देउल का भूमिगत विन्यास पंचरथ है और प्रत्येक रथ यानी कोण की जो लंबा बाढ़ है ऊंचाई के में 5 भागों में, आप जाकर के देखिएगा ऊंचाई पर 5 भागों में बढ़ जाती है। तो हम चर्चा कर लेंगे। तो ये लिंगराज का जो उड़ीसा का मंदिर है, उड़ीसा शैली की में बना ये मंदिर, इस प्रकार से चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया आपका सिलेबस नंबर 2 जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं पेपर जो है 3 के सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, जिसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, पेपर 3 में एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी प्राचीन जो विश्व की सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके पाठ्यक्रम में हैं उसके बारे में जानना है। तो आपका ये पेपर 2 का सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम सिलेबस किसका चर्चा करेंगे भाई, सिलेबस हम चर्चा करेंगे आपका एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन का कल। ठीक है, पेपर 3 का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।